रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीरें हैं दंतेवाड़ा के किरुंदल के तोकापारा के कुंजाम परिवार की, जिनके 2 जवान बेटों की नक्सलियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मारे गए युवक में से एक की शादी होने वाली थी, जिसका रिश्ता करने ये लोग बीजापुर के डूडी टुनार पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में नक्सलियों ने इन्हें पुलिस का गोपनीय सैनिक बताकर मार डाला। बस्तर में ये घटना कोई पहली और आखिरी भी नहीं है। ये सिलसिला रोकने राज्य सरकार नक्सलियों पर और सख्ती बरतना चाहती है। इसके लिए राज्य ने केंद्र सरकार से और सुरक्षा बलों की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य सरकार ने एक पत्र लिखा है, जिसमें सीआरपीएफ की 7 बटालियन जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही एक अतिरिक्त बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है, जिसमें स्थानीय युवाओं के लिए बस्तर में विशेष भर्ती कैंप लगाने की मांग की गई है। राज्य ने जिले में दूर संचार की व्यवस्था सुचारू करने 1000 मोबाइल टावर लगाने का भी आग्रह किया है। सीआरपीएफ ने एक बस्तरिया बटालियन बनाई है। अब दूसरी बस्तरिया बटालियन का निर्माण किया जाना, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को केंद्रीय बलों में और सेना में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इसके साथ साथ पुल पुलिया निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के उपयोग को बढ़ावा देना। सीआरपीएफ की जो 7 बटालियन जम्मू कश्मीर भेजी गई थी, चूंकि वे वहां से मुक्त हो गई हैं, अतः उन्हें वापस अपनी तैनाती पर भेजा जाना। इन सारे उपायों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन राज्य की तरफ से लिखे बाकी पत्रों की तरह ही इस पत्र पर भी सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी ने कहा, राज्य सरकार लेटरबाजी की आदत छोड़े और अपना जोर कोरोना के संक्रमण को रोकने पर लगाए। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार है, और लगातार पत्र का लिखने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। जब सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद में वादा निभाने की बारी आई है, तो मुख्यमंत्री जी एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद में इतिश्री कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये अपनी जवाबदारी को ही सुनिश्चित करना चाहिए। केवल केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होकर के हम चलेंगे तो शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की सरकार चल रही है यहाँ पर, पूरे केंद्र के ऊपर आश्रित हो गए हैं। प्रदेश में नक्सल समस्या को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय जरूरी है। कांग्रेस सरकार आने के बाद रायपुर में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक की थी। तब राज्य और केंद्र के बीच नक्सलवाद की रणनीति पर चर्चा हुई थी। वर्तमान में राज्य ने जो 7 सुरक्षा बलों की बटालियन की मांग की है, ये उसी का हिस्सा है। फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात नक्सलवाद पे होगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और एक निर्णायक लड़ाई के लिए केंद्र से सहायता मांगी। सहायता थी 2018 में जो 7 बटालियन सीआरपीएफ की अप्रूव हुई थी, उनके लिए ये मदद यहां पर मांगी गई, और साथ ही मोबाइल टावर के लिए बात की गई। कुल मिलाकर सड़कों पुलियों की बात की गई, विकास की साथ साथ बटालियन की बात की गई, बस्तर के रोजगार की बात की गई कि बस्तर के युवाओं के लिए सेना भर्ती में अलग से कैंप भी लगाया जाए। तो बस्तर इलाके में जब नक्सल के हल की बात होती है तो नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ विकास की भी बात होती है। ये दोनों ही चीज़ें आज मुख्यमंत्री ने अपने खत में इसका जिक्र किया है। हालांकि जब भी नक्सलवाद की बात होती है, यहाँ पर सियासत होनी जरूर शुरू हो जाती है, और वैसे ही हुआ। खत लिखते साथ सियासत शुरू हो गई। भाजपा ने कहा केवल खत लिखा जा रहा है, लगातार केंद्र को खत लिखा जा रहा है, हर चीज़ पर केंद्र पर डिपेंड हुआ जा रहा है, जबकि इस वक्त ज़रूरत है कि राज्य कुछ खुद भी करे। बहरहाल ये सियासत चलती रहेगी। चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिरकार क्या नक्सलवाद के साथ साथ सियासत भी चलती रहेगी या समन्वय के साथ कोई निर्णायक जंग भी होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम मिलवा देते हैं आपको। कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, पूर्व मंत्री भाजपा के, हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका। आरपी सिंह जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वर्णिका शर्मा जी हैं, नक्सल एक्सपर्ट के तौर पर। वर्णिका जी, बहुत स्वागत है। बांधी जी, आज खत लिखा है मुख्यमंत्री ने अमित शाह जी को, और जनवरी में एक बैठक भी हमने देखा था, हुई थी, इंटर स्टेट थी वो बैठक, और आज भी डीजीपी ने एक बैठक की है। खत लिखा है, मदद मांगी है। क्या आपको लगता नहीं कि इसमें बेहद ज़रूरी है समन्वय के साथ, केंद्र और राज्य का समन्वय हो, तभी नक्सलवाद पर पार पाया जाएगा? पर इस पर भी सियासत शुरू हो गई है।
अभिषेक जी आप बहुत सही कह रहे हैं कि जो नक्सलवाद है उसको रोकने के लिए समन्वय कार्यप्रणाली की बहुत आवश्यकता है। इसका बिल्कुल समर्थन, क्योंकि जो नक्सलवाद है वो हमें एक विरासत में हमारे राज्य को मिला हुआ है। हम 2001 से हमारा राज्य बना, लेकिन 2003 से हमारी सरकार का जब चयन हुआ तब से नक्सल एक समस्या बन करके आज भी रही है। पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी रही है, वो भी नक्सल को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और मुख्यमंत्री भी अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर कुछ करना चाहते हैं। इस पर ठोस चर्चा की ज़रूरत है, समन्वय की ज़रूरत है। शासन स्तर पर क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोजगार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों का केवल एक ही है कि एक समन्वय बना करके हम सब लोग, पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं, हम कांग्रेस के जो लोग थे सभी दल के लोगों ने इस पर सामूहिक बात किया, बड़ी उदारता के साथ बातचीत किया, कई बहुत बड़े बड़े प्रयास हुए इस पर और मिल करके हमने केंद्र सरकार से भी बातचीत किया और परिणाम भी अच्छे आते हैं। हम लोग सब लोग अगर जाते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं और उस पत्र की एक जो गोपनीयता है, पत्र की एक प्रभाव होता है, उसकी एक प्रोटोकॉल होता है। पत्र हमारा मुख्यमंत्री पत्र जब लिखे और प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, अमित शाह जी को जब पत्र लिखे, तो उसकी एक महत्व और एक गोपनीयता होती है। वो ना होकर के एक सार्वजनिक तौर पे हो जाता, हाँ हमने लिखा, इसका क्या मतलब यही लोग बताएंगे। लेकिन एक इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम सब लोगों को इस पर चर्चा करें। पूर्ववर्ती सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने भी, रमन सिंह सरकार ने कनेक्टिविटी को लेकर के मैं पूछ लेता हूं, कई करोड़ रुपए दिए। आज देखेंगे अभी टावर के कम से कम 400 सिंह खत लिखा, क्या भाजपा को दिक्कत ये नहीं है कि आपने खत लिखा, उस खत को गोपनीय रखना था, शायद गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी, देखिए अभिषेक भाई, सबसे पहली बात तो खत में ऐसा कुछ गोपनीय था ही नहीं जिसे गोपनीय रखा जाए। माननीय भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिख के पीएम केयर फंड का हिसाब थोड़े मांग लिया है, या ये थोड़े पूछा है कि पीएम केयर फंड से जो 2000 करोड़ का गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला हुआ उसका हिसाब बता दीजिए। तो ऐसा कुछ गोपनीय सवाल उन्होंने पूछा नहीं है। ये सीधी सीधी बात है कि जनवरी महीने में जो यहाँ बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि चूंकि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है, हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने 40 से अधिक बटालियन यहाँ पे दी, हमने 15 से अधिक हेलीकॉप्टर यहाँ पे दिए, और ये भी सच है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद यहाँ पर अतिरिक्त कोई बटालियन आज तक आई है और ना ही अतिरिक्त कोई हेलीकॉप्टर आया है। तो ये बताता है कि नक्सलवाद के खिलाफ जब भी कांग्रेस पार्टी कोई मोर्चा खोलने की कोशिश करती है तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कितना दर्द होता है। खैर, इनके दर्द की हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि नक्सलवाद की सबसे बड़ी कीमत हमने चुकाई है, हमारे नेताओं ने चुकाई है। तो हम जानते हैं कि नक्सलवाद कितना बड़ा नासूर है। आपको बताते हुए ये मुझे बड़ा, हेलो अभिषेक भाई, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब सुरक्षा बलों की बैठक बुलाई और ये पूछा कि राज्य की नक्सल नीति क्या है, तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 15 साल तक सत्ता में रहने वाले लोग नक्सलियों के खिलाफ इतने गंभीर थे कि राज्य में नक्सल नीति तक नहीं बनी थी। उसी दिन हमने तय किया कि विश्वास, विकास, सुरक्षा ये नक्सल की नीति है, हम इस रास्ते पे चलेंगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल के अंदर 40% नक्सल हिंसा में कमी आई। ये हम नहीं कहते हैं, ये मोदी जी की सरकार कहती है। तो हमारा इरादा बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी ने क्या कही कि हम नक्सलवादियों से बात नहीं करेंगे, अगर उन्हें बात करना है तो हथियार छोड़िए, समाज के मुख्य धारा में आइए और संविधान के दायरे में बात कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं होगी। हम नक्सल पीड़ित लोगों से बात करेंगे। तो हमारा मानना बड़ा स्पष्ट है कि जो अमित शाह जी यहाँ आए थे जनवरी में, उन्होंने जो यहाँ बातें की थी, एक तो 7 बटालियन हमको देने की बात की थी, 1028 टावर यहाँ लगाने की बात हुई थी, एक बस्तरिया बटालियन का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में यहाँ पर हो चुका है, उसका परिणाम बहुत बेहतर है। तो हम एक बस्तरिया बटालियन की यहाँ मांग करते हैं। 5वीं और अंतिम हमारी मांग है कि जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, उत्तरांचल जाते हो, तो आपने देखा होगा कि स्टील के प्री फैब्रिकेटेड वहां पर छोटे छोटे पुल होते हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं और नक्सली अगर चाहे भी तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते,
ये 5 छोटी सी मांग है, इसको पूरा कर दीजिए। जी ठीक है, बिल्कुल आरपी सिंह जी, ये खत लिखा है, तो इस खत के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी सामने आई हैं। वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ है। वर्णिका जी, 20 साल हो गए यहाँ पर, सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन नक्सल वारदात अभी भी होती रही है, कभी कम कभी ज्यादा जरूर ये यहाँ पर दिखा है। आज एक बार खत लिखा है मुख्यमंत्री ने, उसके साथ से एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए हैं। क्या 20 साल में हम कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या वाकई हमने कुछ नक्सलियों को पीछे धकेला है, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कोई नीति नहीं है हमारे पास? अभिषेक जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे 3 बहुत महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में चाहे वो आतंकवाद से निपटने की बात आती है या आंतरिक देश की आंतरिक सुरक्षा के मसले पे बात आती हो, तो वो माओवाद का मुद्दा हो, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपका पेनिट्रेशन कितना है काउंटर इंसर्जेंसी के मुकाबले में, मतलब माओवादियों के मुकाबले में। दूसरा होता है, केवल पेनिट्रेशन होना क्या पर्याप्त होता है कि आपकी पहुंच उस क्षेत्र में हो गई है? नहीं। दूसरी बात आती है, आपका होल्ड कितना है उस क्षेत्र में, आप वहां पे पेनिट्रेशन करने के बाद उस क्षेत्र में व्यवस्थापन करने में कितने सक्षम हो पाए हैं। और तब तीसरी और अंतिम बात होती है, वो है डेवलपमेंट की। तो तीसरे और अंतिम पड़ाव तक हम अभी तक बहुत अधिक मात्रा में, क्या बहुत ही आंशिक अत्यल्प मात्रा में पहुंच पाए हैं। ये सच्चाई है और यही तथ्य है। तो अब इसमें ये जो अभी वर्तमान में बात हो रही है कि पत्र और सारी चीजें जो आज के हमारा विषय है, तो पत्राचार का तो अभी एक दौर सा चल पड़ा है अभी। लेकिन एक मैं बात कहना चाहूँगी कि वास्तव में ये जो 2015 में सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर को ये 4 जिलों का जो समेकित रूप से एक योजना बनाया गया था कि यहाँ के युवाओं को, उस समय मेरा वहाँ पे जाना भी हुआ करता था, तो वहाँ के लोगों को एक बहुत अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहाँ के स्थानीय युवाओं को ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि वहाँ पे उस समय में स्थानीय युवा को जो बहुत ही अच्छे से तीर कमान चलाने में समर्थ होते थे, उनमें कई प्रकार की दक्षता होती थी, उनकी जब स्थानीय क्षमता का उपयोग करते हुए उनको सुरक्षा के मसलों पे सामने लाया जा रहा था, तो ये एक बहुत ही उन्नत किस्म की योजना थी। और आज भी इस प्रकार का गठन निसंदेह वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक अच्छी भूमिका निभाएगा। हम जहाँ तक पहुँचे हैं अभी 20 सालों में, मैं बात करूँ वर्णिका जी, आपने कहा विकास के लेवल तक हम पहुँच नहीं पाए हैं जी, वो उसमें बहुत सारी जरूरत। आपको जो व्यवहारिक दिक्कतें क्या समझ में आती है, क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? हम लगातार कई बार नक्सलियों को पीछे ढकेलते हैं, हमारे जवान पहले बारिश में ऑपरेशन नहीं करते थे, वो भी करते हैं, कहाँ कमी है? जी बहुत सी जगहों पे आप कई जगहों पे जैसे नारायणपुर के सोनपुर वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा और उन्नत स्वरूप आपको देखने में मिलता है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी भी है, जो मैं कहती हूँ कि होल्ड इतना मजबूत होना चाहिए जो कारण अनुरूप निदान दे सके। सभी जगह के लिए एक जैसी योजनाएं आप लागू करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि हर जगह एक ही प्रकार की आवश्यकता हो। आपको आवश्यकताओं के अनुरूप उस क्षेत्र में निदान प्रस्तुत करना पड़ेगा, और निदान कागजों पे नहीं होना चाहिए, निदान जमीनी स्तर पे होना चाहिए। तभी संभव होगा कि हम उस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएंगे। एक और बात होती है कि कोई भी कार्य आरोप प्रत्यारोप में इतना घिर जाता है कि अंत में जाके वो निदान के चरण को पार कर ही नहीं पाता है। और जो वहाँ के वास्तविक रहवासी हैं, वहाँ की आम जनता है, उनसे रूबरू होने पे समझ में आता है कि जमीनी हकीकत क्या है। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी, आपने यहाँ पर एक्सपर्ट की बात सुनी। वहाँ पर हम कई बार नक्सलियों को पीछे ढकेलने में तो कामयाब हो गए, पर होल्ड अब तक वहां पर नहीं बना पाए, विकास नहीं पहुंचा पाए। क्या एक बड़ी असफलता के तौर पे आप इसे देखते हैं? गांधी जी, देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं जान रहा हूं, एक नहीं करूंगा। जैसे आरपी सिंह साहब का पूरा जवाब दूंगा कि दर्द किस प्रकार का है और उन लोगों ने क्या नीतियां बनाई है, उस पर चर्चा मैं करूंगा। लेकिन एक बात बोलूंगा, नक्सलवाद हमारी एक सबकी पीड़ा है। ये सरकार वो सरकार से हमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार में प्रयास नहीं किए। लगभग 70,000 लोगों को, बेरोजगार लड़कों को उसने स्थानीय नौकरियां प्रदान की। 70,000 लोगों को उन्होंने किया। 200
करीब 100 करोड़ रुपए लगा करके केबल वायर बिछाने का काम किया, करीब इतना प्रयास किया। रीजनल शिक्षा को क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज खोलना उस क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के खोलना, ये प्रयास हुए हैं। जंगल वॉरफेयर्स का हमने निर्माण किया ताकि हम लोग जंगल वॉरफेयर्स के अंतर्गत लड़ करके हम उस पर नियंत्रण पा सके। दूसरा है जो स्थानीय, जो हमने स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण किया, रोड का कनेक्शन दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बस्तर में पहले रोड नहीं हुआ करते थे, आज हमने उसको परमानेंट रोड बनाने का काम किया। बात तो आपने हमने उस पर काम किया। आज के टाइम पर सरकार को जो होल्ड हमने किया, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। सुने, नहीं डेवलपमेंट देखिए, ये जो सामाजिक प्रवास परिवर्तन है, नहीं बांधी जी, मेरा सवाल ये सीधा हम उनकी जरूरतों को क्या समझेंगे। कुछ हुआ ये तो आज लोगों ने हमारे देखा, पास आज क्या नहीं हुआ कि उस समस्या को हम खत्म नहीं कर पाए? बांधी जी देखो, आज जो हमारे पास जो पुलिस का रिलेशनशिप, पब्लिक और पुलिस रिलेशनशिप है, हमें डेवलप करने में है, कहीं ना कहीं हम वहां पे फेल खा रहे हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम जो स्थानीय जो कल्चर है, उसकी सामाजिक गतिविधियां हैं, वहां पे हम मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। हम उनके रोजगार के अवसर के लिए, उनके जंगल के क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनके तेंदू हैं, अचार है, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर, हम तेंदू पत्ता तो कर रहे हैं, लेकिन हम महुआ का हम मार्केटिंग हम के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक नहीं है, हम उसको रोजगार देने का पूरा सफल नहीं हो पा रहे। ये दूसरी चीज ये है क्यों कि सरकार के पास आज बजट नहीं है। आज सिंह साहब बोल रहे हैं कि हम केंद्र से सुरक्षा मान के, मैं आज हमारे समय में मैंने तो बजट बताया ना, आपके पास 450 करोड़ रुपए लगा के हमने टावर लगाने की बातचीत किया, हमने बजट अलॉट किया, वॉरफेयर के लिए बजट अलॉट किया, गरीबों के लिए वहां पर चावल दे करके हमने वहां से प्रेरणा लिया कि नहीं, हमें गरीबों के लिए चावल देना। मौजूदा सरकार के पास बजट नहीं, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने लागू किया। हमारी प्रयास इस बात को सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया है ना। आज इनके पास ना कोई योजना है, न बजट है, और अभी मौजूदा सरकार के पास बजट नहीं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बोली से रोक पा रहे हैं केंद्र सरकार से। नहीं, इनके पास आरपी सिंह जी ना गोली से ना बोली से रोक पा रहे हैं, और बजट भी आप लोगों के पास नहीं है। सीधा सवाल, कैसे आप लोग रोकेंगे? आरपी सिंह जी देखिए अभिषेक भाई, नीतियां हैं, इनकी नीतियां क्या, यही बता दे सिंह साहब, क्या क्या नीति अपनाए हैं? हम बता रहे हैं क्या ये कृषि के लिए नीति बनाए हैं वहां पे? अरे पहले सुनिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की एक अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी भी काम पर बातचीत शुरू कीजिए, वो सबसे पहले पूछते हैं बजट कहाँ है। क्यों पूछते हैं? आदतन, क्योंकि उनका मिशन ही कमीशन है। इसका परिणाम क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, पहले बजट कहाँ, क्योंकि अपना हिस्सा अलग कर लें। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये बघेल जी की सरकार है, हमारी सरकार मिशन पर काम करती है। आपके पास बिना बजट के योजनाएं हैं, केवल बिना बजट की योजनाएं हैं सिंह साहब, बिना बजट की योजनाएं हैं, और उसी से परिवर्तन लाना चाहते हैं। सुनते जाइए, डॉक्टर रमन सिंह जो सरकार थी, वो सरकार जो है सीधे सीधे कमीशन पे काम करती थी, पहला अंतर। दूसरा अंतर, आपने कहा कि 70,000 युवाओं को आपने रोजगार दिया होगा आपके कागजों में, आप लेके जो बैठे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। अगर ऐसा सच होता तो जो समस्या हमारी सरकार के समय 3 जिलों तक सीमित थी, वो 15 साल में फैलते फैलते 15 जिलों तक नहीं चली जाती, और यहां तक कि डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में भी। फिर इन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए इनकी सरकार ने पैसा खर्च किया। ये आधा सच है। आधा सच ये है कि केंद्र सरकार से अनुदान आता था, और बड़े दावे के साथ कहता हूं, गंभीरता के साथ कहता हूं कि नक्सल उन्मूलन के पैसे से डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले में ऑफिसर मेस बना हुआ है। ऑफिसर मेस बना हुआ है। अभिषेक, ये कितने गंभीर थे। और 2 बयान और बता दूंगा मैं। डॉक्टर रमन सिंह का कैमरों के सामने दिया गया बयान कि नक्सली छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत हैं, हमारे सामने आ जाए, हम गले लगा लेंगे। और दूसरा बयान जब उनके पुत्र सांसद थे तब उन्होंने दिया था, ये अपने हैं बयान में वो नक्सलियों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। तो ये बताता है बाप बेटे का बयान कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों से कितने मधुर संबंध थे। और दूसरी अंतिम बात, हमारे पत्र लिखने से गांधी जी बोले, बड़ा गंभीर आरोप आप लोगों पर लगा है कमीशन का। गांधी जी बोलिए, अपनी बात रखें। अभिषेक जी, ये सिंह साहब को बजट पर गोल-मोल बातें कर रहे हैं। इनके पास ना बजट है ना योजना, बिना बजट के थूक में लाड़ू बांधने का काम करते हैं। ये इनकी क्षमता है।
दूसरा है आरोप लगाने का है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझ करके इस छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक समस्या रही है, नक्सलवाद की समस्या रही है, ईमानदारी से काम किया है और ये इनकी केवल राजनीतिक चश्मे से बोलना चाहते हैं। आज इनके पास कोई नीतियां नहीं है। मैंने आपसे प्रश्न किया, उसका गोलमोल जवाब दिया, आरोप लगाते। मैं तो कहता इनको कोई दर्द नहीं है, कांग्रेस की दर्द नहीं, इनकी अंतःकलह है, क्योंकि कांग्रेस की इतिहास रही है अंतरकलह से। ये लोग दिल्ली तक इनकी अंतरकलह का उदाहरण है, इनका इतिहास रहा है। हम क्या दर्द की बात करते हैं, ये क्या घटना करते हैं, ये इन्हीं लोगों का घटना किया हुआ है, अंतरकलह का उदाहरण है। दूसरा विषय ये है, इतिहास तो यहाँ एकात्म परिसर में आग लगाने का भी रहा आपका, मैं तो कहता दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक के आप लोग का अंतःकलह का परिणाम रहा है, अंतःकलह का परिणाम है ये आपका। ये आरोप लगाते हैं, अंतःकलह का परिणाम है। डॉक्टर रमन सिंह ने जितनी ईमानदारी से योजना बनाई है, आप उसकी समीक्षा करें, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो योजना बनाई है, हमने कहां पर हमें से चूक हो रहे हैं, हम रोजगार देने में कहीं पे चूक हो रहे हैं, समाज के तालमेल बनाने में चूक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कहां से चूक हो रहे हैं। वर्णिका जी से मैं पूछ लेता हूं, वर्णिका जी, केंद्र सरकार की पूरा आपने आकलन सुना, पूरी बातें सुनी हमारे साथियों की, कांग्रेस की, भाजपा की, राजनीति से इतर क्या विल पावर की बात कई बार आती है। वर्णिका जी, विल पावर की कमी हमारे राजनीतिज्ञों के पास होती है, ये एक बड़ी वजह है। आपका एक्सपर्ट राय क्या है यहाँ पर, क्या कहती हैं? मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप की सीमा से बहुत ऊपर उठ के हमको वाकई में समन्वय करना पड़ेगा, कागज में समन्वय नहीं करना पड़ेगा या किसी भी औपचारिक माध्यम का सहारा नहीं लेना चाहिए है। हमको वास्तविक जमीनी तौर पे समन्वय करके इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो धीमी गति से चलने वाला ये छिपा हुआ युद्ध है, इसके खिलाफ हमको बहुत मुस्तैदी से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके ये सोच के लड़ना होगा कि ये हमको एक साथ मिलके एक अभियान करना है, एक ऐसी नीति बनानी है जिसकी पहुंच कागजों में ना रहे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। कहीं ना कहीं मैं अभिषेक जी एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि एक जंक्शन पॉइंट की बहुत कमी होती है। क्यों ऐसा होता है कि नीति तो बहुत अच्छी बनती है पर फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ की क्यों मैच नहीं हो पाती? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए एक जंक्शन पॉइंट, और वही होता है दृढ़ इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप के घेरे में इतने उलझ जाते हैं कि कागजी औपचारिकता ज्यादा हावी हो जाती है। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। समन्वय कुल मिलाकर बेहद जरूरी है और समन्वय के साथ ही लाल लातंक पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बड़ी अहम चर्चा थी और चर्चा इसलिए बड़ी अहम थी क्योंकि छत्तीसगढ़ लगातार 20 वर्षों से इस लाल आतंक से जूझ रहा है। करोड़ों का बजट इस पे लगा चुका है, कई जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का सीना लहूलुहान है लाल आतंक से, बावजूद लाल आतंक कभी पीछे ढकेलता हुआ नजर आता है तो कभी हावी होता नजर आता है, लेकिन खत्म नहीं होता। खत्म होने के लिए विकास भी साथ साथ चाहिए, समन्वय भी साथ साथ चाहिए और साथ भी साथ साथ चाहिए। ये बेहद जरूरी है। उम्मीद पर बहरहाल दुनिया टुकी है। उम्मीद हम भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ एक दिन इस लाल आतंक से मुक्त होगा। आज का मुद्दा नहीं।